YouTube की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे 12th बोर्ड के विषय व्यवसाय अध्ययन के बारे में और हमने व्यवसाय अध्ययन के दूसरे चैप्टर में अब तक पढ़ा कि प्रबंध की प्रक्रिया और प्रबंध के कार्य के बारे में चर्चा की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर। प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर। देखिए, प्रोफेसर हेनरी मिन्सबर्ग ने प्रबंधकों की 10 तरह की भूमिका निर्धारित की है। किसने? हेनरी मिन्सबर्ग। ध्यान रखना, सवाल बन सकता है कि प्रबंधकीय भूमिका बताने वाला कौन था, यानी प्रबंधक को विभिन्न भूमिकाओं में वर्गीकृत करने वाला कौन था, तो उसका नाम क्या है? प्रोफेसर हेनरी मिन्सबर्ग। तो प्रोफेसर हेनरी मिन्सबर्ग ने प्रबंधकों की 10 तरह की भूमिकाएं निर्धारित की और उसका वर्गीकरण करते हुए मूलतः 3 प्रमुख भूमिकाओं का वर्णन किया। और वो 3 प्रमुख भूमिकाएं थी अंतर्वैयक्तिक भूमिका, सूचनात्मक भूमिका और निर्णयात्मक भूमिका। ये 3 प्रमुख भूमिकाएं थी। अब अपन इसमें बात करें सबसे पहले अंतर्वैयक्तिक भूमिका के बारे में। तो देखिए, अंतर्वैयक्तिक भूमिका के अंतर्गत क्या आता था कि अंतर्वैयक्तिक भूमिका में अपनी औपचारिक सत्ता, पद एवं स्थिति के कारण प्रबंध अंतर्वैयक्तिक भूमिका का क्या करते थे? निर्वाह करते थे। किसकी वजह से? अपनी औपचारिक सत्ता, यानी जो एक व्यवस्थित इनका सत्ता है, पावर है, पद है एवं स्थिति के कारण प्रबंधक इस भूमिका का निर्वाह करते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? 1 मुखिया की भूमिका, नंबर 2 नायक या नेता की भूमिका और नंबर 3 संपर्क अधिकारी की भूमिका। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं संस्था का अध्यक्ष अपने से कहो या मुखिया की भूमिका की अपन बात करें। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इस भूमिका में एक प्रबंधक अपने संस्था का मुखिया या अध्यक्ष होने के नाते वैधानिक प्रपत्रों पर क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। यानी वैधानिक प्रपत्र जितने भी हैं उस संगठन के अंदर, उस पर हस्ताक्षर किसके रहेंगे? उस अध्यक्ष के रहते हैं। नंबर 2, वह सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, वह समारोह आदि की अध्यक्षता करता है। यह एक संस्था अध्यक्ष में के नाते एक प्रबंधक अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। फिर बात करते हैं हम लोग नंबर 2 नायक या नेता की भूमिका के बारे में। नायक, इस भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करते हैं। यानी संगठन की क्या लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों को, अपने अधिकारियों को, उनको प्राप्त करने के लिए क्या करता है? उन्हें उत्प्रेरित करता है, अभिप्रेरित करता है एक नेता के रूप में। और वह अपनी सत्ता, समन्वय तकनीकों, अभिप्रेरणा उपायों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण विस्थापित करता है, उनमें समन्वय बनाए रखता है। कौन? एक नेता के रूप में प्रबंधक। फिर अपन बात करते हैं संपर्क अधिकारी की भूमिका। संपर्क अधिकारी में एक प्रबंधक अपने संगठन एवं बाह्य पक्षों, विभिन्न विभागों, संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाते हैं। यानी वो क्या करता है? वह संगठनात्मक जो संगठन और बाह्य पक्ष है, इन दोनों के मध्य संपर्क की भूमिका निभाता है तथा विभिन्न जो विभाग हैं या जो विभिन्न संगठनात्मक इकाइयां हैं उनके मध्य भी वह संपर्क सूत्र की भूमिका का निर्वाह करता है। और यह भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान तथा समन्वय की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये थे हमारे संपर्क अधिकारी की भूमिका। देखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है, अंतर्वैयक्तिक भूमिका में प्रबंधक की क्या क्या भूमिकाएं रहती है या क्या अपने निर्वाह करता है, तो उसके अंतर्गत हम लोग ये इन तीनों को समझाते हैं। अब मैं आगे बात करता हूं सूचनात्मक भूमिका के बारे में। इस सूचनात्मक भूमिका में एक प्रबंधक निम्न भूमिकाओं का निर्वाह करता है: प्रबोधक या निरीक्षक की भूमिका, प्रसारक या प्रचारक की भूमिका और प्रवक्ता की भूमिका। अब अपन बात करते हैं कि एक प्रबोधक या निरीक्षक की भूमिका में वह किन भूमिका का निर्वाह करता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है एक प्रबोधक या निरीक्षक के रूप में? तो प्रबंधक
नियोजन, निर्णय व अन्य प्रबंध की कार्यों के लिए तथा संगठन व इसके वातावरण के बारे में विभिन्न सूचनाएं विभिन्न स्रोतों से, अधिकारियों से, अधीनस्थों से तथा सह प्रबंधक से क्या करता है, वो प्राप्त करता है। यानी एक जो प्रबंधक है वह संगठन या उसके वातावरण के बारे में जो सूचनाएं हैं, जैसे विभिन्न सोर्सेज है, जैसे अधिकारी हैं, अधीनस्थ हैं या सह प्रबंधक है, उनसे वो प्राप्त करता है। तो इसमें तो सूचनाओं को प्राप्त करने का कार्य होता है एक प्रबंधक का। अब अपन दूसरी बात करते हैं प्रसारक या प्रचारक। नाम में स्पष्ट है कि जो उसने सूचनाएं विभिन्न सोर्सेज से, स्रोतों से प्राप्त की है, जो प्रबंधक इस भूमिका इतने तथ्यात्मक या मूल्य जो सूचनाएं हैं को उपयोगिता एवं आवश्यकताओं के अनुसार, यानी इसकी जहां जहां जिस आवश्यकता है उस आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विभागों में, विभिन्न इकाइयों में, विभिन्न अधीनस्थों के मध्य क्या करता है, प्रसारित करता है, वितरित करता है। अब अपन बात करते हैं प्रवक्ता की भूमिका के रूप में। एक प्रवक्ता की भूमिका के रूप में प्रबंधक अपने संगठन की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उनके बारे में बाह्य पक्षकारों को, अपने ग्राहकों को, सरकार को, समुदाय को, समाज को, विभिन्न संस्थानों को और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संचार माध्यम से उपलब्ध करवाता है। देखिए, प्रवक्ता यानी जो सूचना है वो आगे इनको देता है, उनको उपलब्ध करवाता है। जो भी इसके पक्षकार हैं, चाहे वो बाह्य पक्षकार है या आंतरिक है, इन सब को जो विभिन्न सूचनाएं वगैरह वो संचार के माध्यम से क्या करता है, प्रेषित करता है। तो ये थी हमारे सूचनात्मक भूमिकाओं में एक प्रबंधक का रोल। अब अपन बात करते हैं निर्णयात्मक भूमिका, और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्णयात्मक भूमिका से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। अपन निर्णयात्मक भूमिका की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक प्रबंधक उद्यमी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, एक साहसी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। और इसमें एक प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों व खतरों का पता लगाता है। यानी संगठन में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या अवसर है, क्या खतरे हैं, उनका पता लगाता है और उनके अनुरूप ही विभिन्न परिवर्तनों या सुधारों को वो लागू करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से लाभ उठाने के लिए संगठन में नव परिवर्तनों को भी लागू करता है। यानी जो परिवर्तन हो रहे हैं और उस परिवर्तनों से किस तरीके से लाभ उठाए जाएं, ये कार्य भी एक प्रबंधक उद्यमी के रूप में करता है। फिर बात करते हैं अपन लोग उपद्रव निवारक। उपद्रव निवारक के रूप में एक प्रबंधक की क्या भूमिका है। एक प्रबंधक अपने संगठन में उत्पन्न होने वाले दिन प्रतिदिन के झगड़े, उपद्रव, उत्पाद, मनमुटाव, अशांतियों को दूर करता है। वह अपने संगठन में जो हड़ताल है या अनुबंध खंडन है या कच्चे माल की कमी है, कर्मचारियों की शिकायतें हैं, वह कठिनाइयों पर विचार करता है। पद, स्थिति एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए वो उन्हें दूर करने का कार्य करता है। यानी एक प्रबंधक उपद्रव निवारक, स्पष्ट है, उपद्रव निवारक की भूमिका के रूप में जो भी संगठन के अंदर मनमुटाव है, अशांति है, हड़ताल है, अनुबंध खंडन है या कर्मचारियों में अशांतियां हैं या जो भी समस्या है उनको दूर करने का कार्य किसके अंतर्गत करता है, उपद्रव निवारक के अंतर्गत करता है। अब अपन बात करें संसाधन वितरक की भूमिका। नाम में स्पष्ट है ये भी, संसाधन वितरक। यानी इस भूमिका में एक प्रबंधक अधीनस्थों के साथ जो प्रबंधन संस्थानों व कार्यों के बारे में कार्य योजना बनाता है। इसमें क्या करता है, एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों के साथ प्रबंधन या संसाधनों व कार्यों के बारे में पहले तो योजना बनाता है, फिर वित्त, कच्चा माल, यंत्र आदि की आपूर्ति के आवंटन के बारे में निर्णय लेता है। यानी किस वित्त की कहां पर कितनी आवश्यकता है, कौन सा कच्चा माल कहां पर कैसे भेजना है, तो उसके बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं, उन संसाधनों को कैसे यूटिलाइज करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके, तो ऐसे निर्णय इस संसाधन वितरक के अंतर्गत लिए जाते हैं। और विभिन्न विभागों में संसाधन की प्राथमिकता को निश्चित करता है कि कौन से विभाग में पहले संसाधन देना लाभदायक रहेगा, तो उसका भी निश्चित करता है, उनका बजट तैयार करता है, आदि भूमिकाओं का निर्वाह वह एक संसाधन वितरक के रूप में करता है। अब अपन बात करते हैं एक वार्ताकार या मध्यस्थ की भूमिका के रूप में क्या रोल अदा होता है एक प्रबंधक का।
प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूहों जैसे श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार व अन्य एजेंसियों को साथ समझौते संबंधी वार्ताएं करना है। यानी जो विभिन्न पक्षकार है, विभिन्न समूह है, चाहे वो श्रम संघ हो, चाहे वो पूर्तिकार हो, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो या विभिन्न एजेंसियां हो, उन सब के साथ वो समझौते संबंधी वार्ताएं करता है। संगठन को लाभान्वित करता है। इससे वह विभिन्न विचारों, विभिन्न विषयों की दशा में भी उनके हल के लिए मध्यस्थी भूमिका को निर्वाह करता है। तो ये थे मध्यस्थ की भूमिका के रूप में एक प्रबंधक के कार्य। देखिए, तो प्रबंध की भूमिका में सवाल पूछा जा सकता है निर्णयात्मक भूमिका का। ठीक है, तो एक प्रबंधक किन किन रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है, उसके अंतर्गत ये बात है। अब अपन बात करते हैं प्रबंधकीय स्तर। प्रबंधकीय स्तर की एक संगठन में प्रबंध के जो पदानुक्रम है वह किस रूप में होते हैं। तो एक संगठन में जो प्रबंध के पदानुक्रम होता है वो 3 स्तरों में होता है। कितने स्तरों में होता है? 3 स्तरों में, 1 2 3। सबसे पहले होते हैं हमारे उच्च प्रबंध स्तर, उसके बाद होता है मध्यम स्तर प्रबंध, और उसके बाद आता है हमारा निम्न कहो या इसे प्रथम स्तर प्रबंध भी कहा जाता है, प्रथम पंक्ति के। अब इसमें उच्च में कौन आता है, मध्यम में कौन आता है, निम्न में कौन आता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें प्रबंध के स्तर में, सबसे पहले उच्च शीर्ष प्रबंध जो पहला स्तर है इसका, इसमें अपन बात करें तो इसमें कौन कौन आता है। उच्च प्रबंध में संचालक मंडल, जो संचालक मंडल होते हैं वो, प्रबंध संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अधिशासी अधिकारी, ये सभी उच्च प्रबंध स्तर के अंतर्गत आते हैं। अपन बात करें मध्यम प्रबंध में, तो मध्य प्रबंध के अंदर क्षेत्रीय प्रबंधक, यानी किसी एक क्षेत्र विशेष के अंदर जो मैनेजर होता है वो क्षेत्रीय प्रबंधक। एक निश्चित जोन मंडल के अंतर्गत होता है मंडल प्रबंधक। विभागों के जो प्रबंधक होते हैं वो विभागीय प्रबंधक, या संयंत्र प्रबंधक, प्लांट मैनेजर, या विपणन मार्केटिंग जो मैनेजमेंट होता है वह विपणन प्रबंधक, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात करें जो सबसे नीचे के स्तर के होते हैं निम्न प्रबंधक, इसमें शाखा प्रबंधक, अनुभाग, ये सीधे श्रम बल से जुड़े हुए रहते हैं। ये श्रम बल के जस्ट ऊपर ये होते हैं पर्यवेक्षक प्रबंधक या फॉरमैन या दल नायक, ये हमारे निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं। तो एक प्रबंध स्तर में कितने स्तर बताए गए हैं? 3। कौन कौन से? उच्च, मध्यम और निम्न। अब इनके जो कार्य हैं या इनके जो अधिकार हैं, इनके कर्तव्य हैं, वो भी क्या है? अलग अलग है। उच्च प्रबंध के अलग होंगे, मध्यम के अलग होंगे, और प्रथम पंक्ति के कार्य क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं उच्च शीर्ष प्रबंध के क्या कार्य होते हैं। उच्च शीर्ष प्रबंध के क्या कार्य होते हैं? तो देखिए, संगठन के उद्देश्य तथा नीतियों का निर्धारण करना, यानी एक संगठन के अंदर क्या उद्देश्य होने चाहिए और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किन किन नीतियां, नियम बनाए जाए, उन नीतियों का निर्धारण करना किसका कार्य होता है? उच्च शीर्ष प्रबंधक का। मुख्य कार्य यही ध्यान रखना, उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्य व नीतियों का निर्धारण होता है, वो कौन करता है? उच्च शीर्ष प्रबंधक। दूसरा, आवश्यक आदेश व निर्देश प्रसारित करना अपने अधीनस्थों को। अब उच्च शीर्ष के अधीनस्थ कौन हो गए? मध्यम वाले। तो इनको आदेश और निर्देश प्रसारित करने का कार्य इनका है। संगठन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना, जटिलताओं में बदलना, जटिलताओं को सरलता में बदलना, परिवर्तित करना, ये सारे कार्य किसके होते हैं? उच्च शीर्ष। योजना व परिणामों की जांच करना, जो आपने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, तो योजना व परिणामों की जांच करना। बजट का अनुमोदन करना, बजट का अनुमोदन करना यानी किसी योजना में कितना खर्च आ रहा है उस बजट का अनुमोदन करना। अधिकारियों में मितव्ययता तथा कार्यकुशलता का उच्च स्तर बनाए रखना, यानी अधिकारियों के अंदर जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनमें मितव्ययता वही की वह कार्यकुशलता को बनाए रखना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करना, ये समस्त कार्य किसके होते हैं? उच्च शीर्ष प्रबंध के होते हैं।
प्रबंधकीय स्तर का द्वितीय स्तर है मध्यम स्तर के प्रबंधक। मध्यम स्तर के प्रबंधक से क्या तात्पर्य है? मध्यम स्तर के प्रबंधक से तात्पर्य उन प्रबंधकों से है जो उच्च एवं निम्न स्तर के प्रबंध के मध्य होता है। देखिए, उच्च और निम्न के मध्य है, वो कौन सा है? मध्यम स्तर के प्रबंधक। तथा वह अपने अधीनस्थों के प्रयासों से नीतियों को क्रियान्वित करवाता है। वह अपने अधीनस्थ, इस मध्यम के अधीनस्थ कौन हुए? प्रथम पंक्ति। यह अपने अधीनस्थों से विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है? क्रियान्वित करवाता है, उनसे कार्य करवाता है। कौन? मध्यम स्तर। किससे करवाता है? निम्न स्तर के प्रबंधकों से कार्य करवाता है। तथा आदेश, निर्देश एवं परामर्श नीचे की ओर, ये लोग क्या करते हैं? इनको जो उच्च शीर्ष आदेश देते हैं, वह उन आदेशों को नीचे की ओर यानी प्रथम पंक्ति की तरफ प्रेषित करता है। तथा इनकी जो शिकायतें हैं, इनके जो सुझाव हैं, उनको इधर की तरफ, उच्च शीर्ष की तरफ क्या करते हैं? प्रेषित करते हैं। ये क्या करता है? ये उच्च शीर्ष से मिलने वाले आदेश और निर्देशों को प्रथम पंक्ति की तरफ तथा प्रथम पंक्ति के शिकायतें व सुझावों को उच्च शीर्ष प्रबंध की तरफ प्रेषित करने का कार्य भी करते हैं। इसमें वे सभी प्रबंधक व अधिकारी सम्मिलित हैं। अब जो उच्च स्तरीय प्रबंधकों व प्रथम पंक्ति प्रबंधकों के मध्य कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं। यानी इसमें समस्त वो अधिकारी आते हैं जो उच्च शीर्ष व प्रथम पंक्ति के अधिकारियों के मध्य क्या करते? प्रबंधकों के मध्य क्या करते हैं? समन्वय स्थापित करते हैं। अब अपन बात करते हैं मध्यम स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्य कौन कौन से? नंबर 1, यह उच्च स्तर प्रबंध द्वारा निर्धारित व्यूह रचनाओं, योजनाओं व नीतियों की व्याख्या करता है, उन्हें स्पष्ट करता है, वह क्रियान्वयन करने का कार्य करता है। देखिए, मध्यम स्तर क्या करता है? उच्च शीर्ष द्वारा जो नीतियां, योजनाएं बनी गई है, उन नीतियों व योजनाओं को क्रियान्वयन करता है। उनको क्या करता है? उन योजनाओं को, नीतियों की व्याख्या करता है और उनका क्रियान्वयन करता है, उनको स्पष्ट करता है, उनका क्रियान्वयन करता है। नंबर 2, कार्य संचालन हेतु योजनाओं व नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश देता है। यानी कार्य करने के लिए, कार्य संचालन के लिए जो नियम व नीतियां हैं, उन नियमों को आवश्यक निर्देश देता है कि कार्य को कैसे करना है या योजनाओं को कैसे प्राप्त करना है। नंबर 3, प्रथम पंक्ति वह पर्यवेक्षक प्रबंधकों को प्रशिक्षित व अभिप्रेरित करता है। इन लोगों को अभिप्रेरित करने का कार्य, इन लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी किसका होता है? मध्यम स्तर के प्रबंधकों का होता है। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, यानी जैसे ये विभागीय प्रबंधक है तो इसका कार्य होता है विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। पर्यवेक्षक कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाना, इनकी जो समस्या है उन समस्याओं को सुलझाना, उनके समस्याओं को, शिकायतों को उच्च शीर्ष की तरफ प्रेषित करना, ये कार्य किसका होता है? मध्यम स्तरीय प्रबंधक का। शोध एवं अनुशासन के लिए प्रयत्न करना भी कार्य किसका होता है? वो भी मध्यम स्तर। अब अपन बात करते हैं निम्न स्तर के प्रबंधक, जिन्हें अपन प्रथम पंक्ति के स्तर भी कहते हैं। पर्यवेक्षीय या प्रथम पंक्ति के जो नेतृत्व करने वाले प्रबंधक, जिनका मुख्य कार्य परिचालन कार्यकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत निरीक्षण करना, यानी परिचालन, जो श्रम बल काम कर रहा है, उनका व्यक्तिगत निरीक्षण करना, उनको निर्देश देने का कार्य किनका होता है? प्रथम पंक्ति या निम्न स्तर के प्रबंधकों का होता है। इनके कार्य दैनिक कार्यों के निष्पादन से संबंधित है। दैनिक कार्य, इनके अंदर जो डेली बेसिस वाले काम करते हैं, उनसे संबंधित, उनसे कार्य निष्पादन करवाना, उनसे संबंधित तकनीक की प्रकृति का इनका कार्य होता है। अब अपन इनकी कार्यों की चर्चा करें तो नंबर 1, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना, उनकी त्रुटियों में सुधार करना। जो कर्मचारी इसके अंदर में काम कर रहे हैं, उनके कार्यों का निरीक्षण करना, उनमें क्या गलतियां हैं, क्या त्रुटियां, उन त्रुटियों में सुधार करना। कर्मचारियों को कार्य सौंपना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना कि क्या क्या किसको कार्य करना है, कार्य को किस ढंग से वो कर रहे हैं, वापस उनका मूल्यांकन करना। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, उन्हें अनुशासन बनाए रखना, उनमें अनुशासन भी बनाए रखने का कार्य किनका होता है? प्रथम पंक्ति या निम्न स्तर के प्रबंधकों का होता है।
कर्मचारियों को परामर्श देना, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें अभिप्रेरित करना, उनकी समस्याओं को हल करना भी ये कार्य इनका है। कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, उनकी समस्या का निवारण करना, कर्मचारियों को आवश्यक शिक्षा या प्रशिक्षण वगैरह देने का कार्य भी इनका होता है। तो देखिए, प्रबंध स्तर में उच्च शीर्ष का काम नीतियां व योजनाएं बनाना, मध्यम स्तर का कार्य इनके आदेश निर्देशों को प्रथम पंक्ति की तरफ पहुंचाना या प्रथम पंक्ति शिकायतों सुझावों को उच्च शीर्ष में देना या इनके द्वारा बनी गई योजनाओं व नीतियों को क्रियान्वित करवाने का कार्य किनका है? मध्यम स्तर के प्रबंधकों का होता है। और इनका जो नीचे कर्मचारी है, कार्यबल है, उनसे कार्य करवाना वो किनका कार्य है? प्रथम पंक्ति निम्न प्रबंधक की। इसके जो कार्य है, इस बार एक दो बार इसको आप वीडियो को रिपीट करोगे तो आपको सारी बातें समझ में आती जाएगी। तो ये थी हमारे प्रबंध की भूमिका और प्रबंध के स्तर। इसी के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे हमारे आगे के चैप्टर प्रबंध के सिद्धांतों की तरफ बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस ऑनलाइन क्लासेस के चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उन सभी तमाम विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।